हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 रेखाएं एवं कोण का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला हमारा पॉइंट है रेखाएं एवं कोण। तो पहले हमें पता होना चाहिए रेखाएं और कोण होते क्या हैं। तो रेखा, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, रेखा बिंदुओं का वह एक समूह है जिसकी केवल लंबाई होती है तथा चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। यानी कि बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक बिंदु। ठीक है, इन सभी नज़दीक नज़दीक बिंदुओं को मिलाने से, ठीक है, जो रेखा में प्राप्त होती है क्या होती है, जो लाइन प्राप्त होती है वो होती है हमारी रेखा। इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। ठीक है, ये सारे बिंदु बिल्कुल नज़दीक 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 बने होते हैं और इससे बनने वाली जो होती है वो होती है रेखा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया गया है, मैंने यहाँ पे एक रेखा बनाई है ए और बी। देखो, इसका कोई एंड नहीं होता, ये कंटिन्यूली चलती रहती है, लेफ्ट और राइट दोनों में कंटिन्यू बढ़ती रहती है। अगर हमें इसे लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे ए बी, और इसके ऊपर इस तरफ दोनों तरफ तीर बना देंगे हम। अगला आता हमारा रेखाखंड। रेखाखंड जो होता है वो रेखा का ही एक भाग होता है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। देखो, रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये राइट में भी बढ़ती रहती है और लेफ्ट में भी कंटिन्यू बढ़ती रहती है, इसका कोई एंड है ही नहीं। रेखाखंड का एंड होता है जिसको हम नाप सकते हैं। जैसे मैं बोलो ए से लेके सिर्फ बी तक की रेखा, इसे क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, जिसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 10 सेंटीमीटर, वो हमारा कौन होगा, रेखाखंड होगा। तो रेखाखंड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, ऊपर एक लाइन बना देते हैं, ये रेखाखंड का साइन होता है। फिर आती है हमारी किरण। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है। यानी कि देखो, या तो जिसके दोनों ही एंड पॉइंट नहीं होते वो रेखा, जिसके दोनों ही एंड पॉइंट होते हैं वो रेखाखंड, जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है। जैसे मान लो ए बी है, तो यहाँ से तो लाइन शुरुआत होगी, शुरुआत का तो पॉइंट पता है, लेकिन इसका एंड कहाँ होगा मालूम नहीं है, वो कहलाएगी हमारी किरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रे। तो यहाँ पर ए बी को ऐसे लिखेंगे ए बी, और तीर बना देंगे इस तरफ, क्यों, बी की तरफ डायरेक्शन हमारी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से सी डी बनाएंगे, तो तीर डी की तरफ जा रहा है तो डी की तरफ एरो बना देंगे कि ये लाइन कंटिन्यूली हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे सररेखीय बिंदु। देखो, नाम से पता लगे सररेखीय हैं, यानी एक ही रेखा पर मौजूद बिंदु। तीन और तीन से ज़्यादा बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उसे कहते हैं सररेखीय बिंदु। मान लो 1 2 3, तीन बिंदु है, तीनों को मिला दिया और मिलाने पर तीनों बिंदु एक ही रेखा में मौजूद होते हैं, तो उसे कहते हैं सररेखीय बिंदु। तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु जो एक ही रेखा पर मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं सररेखीय बिंदु। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा असररेखीय बिंदु। तीन, देखो ना, यहाँ सररेखीय का मतलब एक ही रेखा पर स्थित, असररेखीय मतलब जो तीनों एक रेखा पर मौजूद नहीं होते हैं। तीन व तीन से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित ना हो उन्हें बोलेंगे असररेखीय। जैसे ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, तीनों एक रेखा मौजूद नहीं है, उन्हें बोलेंगे असररेखीय। फिर अगला पॉइंट आता हमारा कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। जैसे मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से एक हमारी किरण जा रही है जिसका नाम ओ ए है, पहली किरण। दूसरी किरण ये है हमारी, वो भी कहाँ से जा रही है, बी से जा रही है। तो इनके बीच में जो बनने वाला ये जो झुकाव होगा, इस झुकावों को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ठीक है, जो ओ ए और ओ बी के बीच में बना होगा। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। अब ये ओ बी और ओ ए, ये दोनों कौन कहलाएगी, हमारी भुजाएं कहलाएंगी। और उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जो ये वाला बिंदु ओ है इसे हम कहेंगे शीर्ष बिंदु। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये हमारी फिगर है, तो ये बिंदु हमारा शीर्ष बिंदु कहलाएगा, जो ए बी और ए सी दोनों के अंदर आ रहा है, इसीलिए इसे उभयनिष्ठ बिंदु भी कहते हैं। और जो ए बी है और ए सी है ये भुजाएं कहलाएंगी, यानी कि जो किरणें बनी हुई ना ए बी और ए सी, और इनके बीच का जो झुकाव होगा ये वाला, ये हमारा कोण कहलाएगा। क्लियर, आप इसी वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करते रहें। इसके बाद आता हमारा कोण के प्रकार।
देखो कोण कई तरीके के होते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या रेखिक कोण, प्रतिवृत्ति कोण या वृहत कोण, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। ठीक है, ये हमारे कोण के प्रकार। अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण। वह कोण जो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, इनके बीच की कोई भी वैल्यू होगी वो न्यून कोण कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे 20 डिग्री, 26 डिग्री, 27, 54, 60, इस तरीके के कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण। देखो इसकी मैंने फिगर बना रखे, 70 डिग्री, 30, 80, ये सारे क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। और बेसिकली इसकी जो फिगर होती है ना, वो कुछ वी की तरह होगी। ठीक है, अगर आपका वी इस तरीके से बनता है बेसिकली, तो ये बनने वाला कोण हमेशा क्या कहलाएगा? इसका न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा समकोण। समकोण बेसिकली वह कोण है जो 90 डिग्री का होता है और इसकी पहचान होती है बिल्कुल स्ट्रेट एल होगा हमारा। बनने वाली फिगर में क्या बनेगा? ये बिल्कुल एल बनेगा। ठीक है, और इसकी फिगर ऐसी बनी होती है एल। ये जो बॉक्स बना होता है छोटा सा, इस बॉक्स को देख के ही समझ जाना है कि 90 डिग्री का कोण है। 90 90 90, उसे कहेंगे समकोण, जो 90 डिग्री के समान हो। इसके बाद आता है हमारा अधिक कोण। जिस कोण का माप 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम हो। उदाहरण के तौर पे 90 से ज़्यादा जैसे 91, 101, 130, 150, 160, 179, यानी 180 से कम रहना चाहिए और 90 से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, और इसकी अगर मैं फ़िगर की बात करूं तो इसकी फ़िगर कैसी होगी? बेसिकली ये कुछ इस तरीके से V से ज़्यादा होगा ये, जैसे कि हो गया 130 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 160 डिग्री का, कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब V से ज़्यादा खुले हुए होते हैं। इनका V कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ होता है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको अधिक कोण। क्लियर? अधिक कोण के बाद आता हमारा ऋजु कोण या रेखिक कोण। इसके दो नाम हैं, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जो 180 डिग्री का हो वो ऋजु कोण कहलाता है। तो इसकी सबसे आसान पहचान है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन है बस। जैसे कि AOB 180 डिग्री का लाइन सीधी होनी चाहिए, PRS 180, XYZ 180, बिल्कुल सीधी लाइन होगी, उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण या रेखिक कोण। इसके बाद आता हमारा प्रतिवृत्ति कोण या वृहत कोण। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एक कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं वृहत कोण। उदाहरण के तौर पे 190 डिग्री, 200, 250, 300, 305, 340 डिग्री। और इसकी पहचान होती है, इसका जो सर्कुलर पार्ट होता है ना, ये वृत्ताकार, ये बाहर की तरफ निकला होता है। जैसे 320 डिग्री, 270 डिग्री, सर्कुलर पार्ट इसका फिगर से बाहर की तरफ होता है। हमें क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है, जैसे मान लो ये हमारा है 60 डिग्री और बोलता है इसका हमें प्रतिवृत्ति कोण निकालना है या वृहत कोण निकालना है। प्रतिवृत्ति कोण बनाना हो तो सीधा सा लॉजिक है, 360 में से उस कोण को माइनस कर दो, बस उसका प्रतिवृत्ति कोण आ जाएगा, यानी कितना होगा? 300 डिग्री। तो यानी कि इसका वृहत कोण होगा ये वाला, कितने का हो जाएगा? 300 डिग्री का। जिस भी कोण का निकालना हो उस कोण को 360 में से माइनस कर दो तो उसका प्रतिवृत्ति कोण निकल के आ जाता है। ठीक है, तो प्रतिवृत्ति कोण समझ में आया? वो कोण जो 180 से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा, वो वृहत कोण या प्रतिवृत्ति कोण कहलाएगा, और उसका सर्कुलर पार्ट कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ बना होगा। अगला आता हमारा संपूर्ण कोण। एक कोण जिसका माप 360 डिग्री का हो, यानी कहने का मतलब पूरा एक सर्कल। जब हमारा पूरा सर्कल बन जाता है तो वो 360 डिग्री का होता है। अब इसी सर्कल को अगर मैं 4 हिस्सों में बांट दूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को जोड़ लगाता हूँ तब भी मेरा 360 डिग्री ही आएगा। तो जैसे मैंने एक सर्कल को 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4, चारों को जोड़ा, 360 आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण। ठीक है, पूरा एक सर्कुलर पार्ट 360 डिग्री कहलाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके 4 ही टुकड़े हो, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3, देखो ये पहला एंगल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, 6 और 7, 7 पार्ट करें, सातों को जोड़ लगाऊंगा तो पूरा सर्कल बन जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। क्लियर? अगला आता हमारा पूरक कोण। कोणों का ऐसा युग्म यानी जोड़ा जिनका जोड़ 90 डिग्री हो,
वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि 30 + 60 दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ गया तो उसे बोलेंगे पूरक कोण। फिगर इनकी कुछ ऐसी होगी, दोनों को जोड़ने पर बस 90 आना चाहिए, पूरक कोण कहलाएगा। 50 + 40 दोनों का जोड़ 90 पूरक कोण होगा। और जैसे कि अगला आता हमारा संपूरक कोण, मिलता जुलता ही है, ये पूरक जोड़ 90 होना चाहिए, संपूरक जोड़ 180 होना चाहिए, बात दोनों में सेम ही है। कोणों का ऐसा युग्म जोड़ा जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कहलाता है। 90 + 90 180 डिग्री, या फिर 120 + 60 180, दो एंगल का जोड़ बस 180 होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे संपूरक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 170 डिग्री और 10 डिग्री दोनों का जोड़ 180 आ रहा है, संपूरक है। 110 डिग्री 70 डिग्री दोनों का जोड़ 180 है, तो सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, संपूरक के होंगे। अगर जोड़ 180 नहीं आया तो संपूरक कोण नहीं कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद आता हमारा आसन कोण। देखो आसन कोण बनने के लिए हमारे 3 कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। 2 आसन कोण होंगे यदि पहला उनमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोण बनाया, पहला कोण दूसरा कोण, इसको नाम दिया AOBC। एक तो मेरा ये वाला एंगल हुआ, एक ये वाला एंगल हुआ, नाम लिखता हूँ मैं AOB एंड AOC, 2 एंगल लिखे मैंने यहाँ पे। पूछा मैंने कि आसन कोण है या नहीं है, तो 3 कंडीशन, पहला उभयनिष्ठ शीर्ष, तो शीर्ष हुआ जैसे कि O, देखो एंगल AOB इसमें O आ रहा है, उभयनिष्ठ हुआ। दूसरा हमारा AOC, तो इसमें भी कौन आ रहा है, O आ रहा है, तो ये तो हुआ उभयनिष्ठ हमारा शीर्ष। दूसरा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब जैसे कि एंगल AOB में AO आ रही है इसके अंदर, ये वाली AO, दूसरा एंगल हमारा ये वाला AOC, तो इसमें भी कौन आ रही है, AO आ रही है, दोनों के अंदर हमारी कौन आ रही है, AO, उभयनिष्ठ जिह्वा होगी। फिर अगला क्या है, उनकी भुजाओं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होनी चाहिए, यानी उभयनिष्ठ भुजा ये है, दोनों भुजाएं इसके अपोजिट में होनी चाहिए, ये इसके अपोजिट में और ये इसके अपोजिट में। इन शॉर्ट में मैं समझाऊं तो ये एंगल इस एंगल के ऊपर नहीं बना होना चाहिए, नो ओवरलैप, ऊपर नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। वहीं पर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दूं, जैसे कि AOB है, तीसरा एंगल लिया मैंने ये वाला, मैंने पहला एंगल लिया COB, दूसरा एंगल लिया मैंने ये वाला AOB, ठीक है। अब देखो ज़रा, COB में O आ रहा है, ठीक है, AOB O आ रहा है, ठीक है, पहले कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, COB इसमें OB है, AOB इसमें भी OB, 2 कंडीशन फुलफिल होगी। तीसरी कंडीशन, जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होने, जैसे इसमें AO के अपोजिट में OC, AO के अपोजिट में OB, ये दोनों अलग अलग थी, जबकि यहाँ पर उभयनिष्ठ जो भुजा है OB, उसके इधर है OA है, उसके इधर ही OC है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट में नहीं है, मतलब जो OC है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए थी, नहीं है, इसीलिए आसन कोण नहीं कहलाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस एंगल के ऊपर बना हुआ ना, ये अगर ऊपर बना हुआ है तो भी आसन कोण नहीं होगा। या तो आप भुजा से याद रख लें या देख लें, एक के ऊपर एक नहीं बना होना चाहिए, जिसे कहते हैं ओवरलैप, यानी ऊपर नहीं बना होना चाहिए। मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण भी आपको देने के समझाए हैं, जैसे पहले वाला ये तो है, मैंने राइट का निशान लगाया, दूसरे वाला एक के ऊपर एक बना हुआ है तो ये नहीं होगा। तीसरा देखो एग्जाम्पल, जैसे कि BOA हो गया, या फिर AOB बोल लो, दूसरा COD बोल लो। अब इन दोनों में देखो, इस वाले एंगल के अंदर O आ रहा है, ठीक है, इस वाले एंगल में भी O आ रहा है, दोनों में O तो हुआ, बट दोनों में कॉमन भुजा नहीं हुई, दोनों में कोई एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, जैसे इसमें हो रही थी ना, OA कॉमन आ रहा था, इसमें कॉमन भुजा नहीं आ रही, इसलिए ये आसन कोण नहीं होगा। जिसमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी वही कोण आसन कोण कहलाएगा। कहने का मतलब, एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए दोनों में, एक कॉमन भुजा होनी चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर नहीं बने होने चाहिए, अलग अलग बने होने चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है।
या तो आप ये देख लें ओवरलैप वाला कंडीशन देख लें, या फिर ये देख लें जो अपोजिट जो हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, बाकी जो दोनों भुजाएं हैं एक इधर होनी चाहिए और एक उसके अपोजिट में होनी चाहिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये होता हमारा आसन कोण। क्लियर। अगला पॉइंट आता हमारा कोणों का रैखिक युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। आसन कोणों का युग्म जिसका योग 180 डिग्री हो। यानी जो आसन कोण बनते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था AOC O आया, AOB दोनों में O आया, इसमें भी AO आ रहा है, इसमें भी AO आ रहा है, कॉमन आया। ये अलग एंगल है, दूसरे वाला अलग है, एक दूसरे के ऊपर नहीं बने हुए, तो ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 बैठ जाए। इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में, एक लाइन के, सीधी लाइन के अगर दो टुकड़े हो रहे हों तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, उसे कहेंगे रैखिक युग्म। एक सीधी लाइन है, दो पार्ट एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों को जोड़ने पे 180 बनेगा, उसे बोलेंगे रैखिक युग्म। एक सीधी लाइन है, दो टुकड़े हो रहे, दोनों को जोड़ने पे 180 बनेगा, उसे बोलेंगे रैखिक युग्म। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किन्हें कहते हैं? दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं यदि उनके बीच की लंबवत दूरी समान ना हो, ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। अगर मैं इनके बीच का यहाँ का गैप नापूं, मान लो 2 मीटर है, यहाँ नापूं 1 मीटर, यहाँ नापूं आधा मीटर, इनके बीच का गैप क्या होता है, कम होता चला जाता है या बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे मैंने इनके बीच का गैप यहाँ पे नापा 2 मीटर, यहाँ से नापा 3 मीटर, यहाँ से नापा 4, यहाँ से नापा 5। जिनके बीच का जो गैप होगा वो समान ना हो, उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। अब इस रेखा को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ और इस रेखा को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर जाएंगी, इसीलिए क्या कहलाएंगे, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु आता हमारा समांतर रेखाएं बोल लो, या फिर इनको अप्रतिच्छेदी रेखाएं। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं, दोनों का मतलब एक ही है। दो रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं यदि उनके बीच की लंबवत दूरी समान हो। इसमें लंबवत दूरी समान नहीं थी, इसमें समान होगी। ये अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर भी नहीं काटती यदि एक ही तल पर बनी हो। एक ही तल का मतलब एक ही शीट में बनी हो, एक पृष्ठ में बनी हो, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि मैंने एक रेखा ये बनाई, एक ये बनाई, मैंने यहाँ से इनको नाप के देखा 2 मीटर निकला, यहाँ से नाप के देखा ये भी 2 मीटर निकला, यहाँ से नाप के देखा ये भी 2 मीटर निकल गया। ठीक है। इनको मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, चाहे आप लेफ़्ट से बढ़ाओ चाहे राइट से बढ़ाओ, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगे नहीं। इधर से भी सेम सीन है। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जिनकी लंबवत दूरी हमेशा समान रहती। 2 मीटर तो हमेशा के लिए 2 मीटर ही रहेगा, 3 है तो 3 मीटर ही रहेगा, 10 है तो 10 मीटर रहेगा, इनके बीच का गैप एक समान रहता है हमेशा, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ बना रखा है, एल और एम दोनों क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक। फिर हमारा अगला बिंदु आता है तिर्यक रेखा। दो या दो से अधिक रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे मान लो 2 रेखाएं हैं, तीसरी रेखा आके इनको इन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देती है, मान लो ए बिंदु बी बिंदु, तो जो रेखा इनको काट कर जाती है उसे कहेंगे तिर्यक रेखा, यानी कि एन जो है वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब यहाँ 3 रेखाएं हैं एल एम एन, ये रेखाई इनको 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, मान लो ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी, तो ये तो कहलाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु, और जो रेखा इनको प्रतिच्छेद करके जाती है वह कहलाती है तिर्यक रेखा। इसके बाद आता हमारा शीर्षाभिमुख कोण बोल लो या सम्मुख कोण बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी कि वो बिंदु जहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, कि अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है अपोजिट साइड में या अपोजिट में बने कोण। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई, इसकी पहचान होती है एक्स, इसमें हमेशा आपको एक्स दिखाई देगा। एक्स बनाया, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, एक्स बराबर जेड के
वाई बराबर डब्ल्यू के। जब भी आपको एक्स दिखे तो समझ जाना अपोजिट वाले एंगल बराबर है। यहाँ मैंने फिगर बना रखी है, तो देखो एक्स तो यहाँ पे भी बन रहा हमारा, तो एंगल 1 बराबर 2 के होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 बराबर 4 के। देखो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, बराबर। बट अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ मैंने एंगल 1 और 2 दिखाया, यहाँ एंगल 3 और 4 को दिखाया है कि ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको नंबर नहीं दिया मैंने, बट यहाँ दिखा दिया 3 बराबर 4 के होता है। ऐसे कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर अपोजिट एंगल। ठीक है, आप इनके नाम को इनकी फिगर से याद रखोगे कि इसमें एक्स बनता है, एक्स बने तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगला आता है हमारा संगत कोण। जब दो रेखाएं समांतर हो, संगत कोण ध्यान देना, जब रेखाएं समांतर होंगी ये केवल तभी बना होगा, आपको ये कंडीशन गिवन होनी ज़रूरी है कि दो रेखाएं कम से कम समांतर हों, तभी ये रूल अप्लाई होगा। जैसे कि दो रेखाएं समांतर है और इसमें बनने वाला फिगर होगी एफ, आपको एफ से याद रखना है। जब भी एफ बने तो वह संगत कोण कहलाएगा, यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, यानी कि ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई, ये दो समांतर रेखाएं हो गई, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। देखो यहाँ एफ बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, 5 बराबर हो जाएगा 6 के, इसमें भी एफ बना। एफ चाहे उल्टा बने या सीधा बने मैटर नहीं करता, ठीक है। बट मैं फिर कहूँगा रेखाओं का समांतर होना ज़रूरी है, तभी रूल लगेगा। फिर अगला एंगल हमारा ये वाला, आपको रेड वाला नज़र आ रहे होंगे एंगल, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से ये वाला एंगल 7 बराबर 8 के होगा। संगत कोण को आपको याद रखना है एफ के थ्रू, एफ सीधा हो या उल्टा हो, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। 5 बराबर 6 के, 3 बराबर 4 के, 7 बराबर 8 के, इन कोणों को कहते हैं संगत कोण। ये केवल और केवल तभी बनते हैं जब रेखाएं हमें दी हुई हो कि ये संगत कोण है, ये आपको दिया होगा और ये आपका रिजल्ट होगा, यानी कि परिणाम। ठीक है, जैसे ये रूल लगा हमारा, इसका अपोजिट भी चलता है। अपोजिट मतलब उल्टा, जब आपको रेखाएं समांतर दे रखी हों तो कोण समान होते हैं, ठीक है। और जब आपको कोण समान दे दें और फिगर बन रही हो एफ की, तो रेखाएं समांतर होती हैं, उसे इसका विलोम कहेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दें मेरी बात पे, रेखाएं अगर आपको समांतर दे रखी हैं तो कोण समान होते हैं, उसे कहते हैं संगत कोण। ठीक है, इसका उल्टा आगे पढ़ते हैं हम। देखो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग फिगर का इस्तेमाल किया है। संगत कोण गुणधर्म का विलोम, इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको फिगर नज़र आ रही है, एंगल 1 बराबर 2 की हो, यदि आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो और फिगर ऐसी बन रही हो एफ़ की, ये एंगल 3 बराबर 4 की हो, देखो इसमें ये बनेगा ये वाला एफ़, यह एंगल आपका 5 बराबर 6 की हो या 7 बराबर 8 की हो, जैसे इसमें एफ़ बनेगा। अगर आपको ये चीज़ दी जाए कि आपका कोण समान है, इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन, 1 बराबर 2 के या 3 बराबर 4 के या 5 बराबर 6 के या 7 बराबर 8 के, अगर आपको ये दिया जाए और फिगर एफ की बन रही हो, तो आप कह सकते हो कि रेखा एल समांतर होगी एम के, और उसके आगे रूल लिखोगे आप संगत कोण गुणधर्म के विलोम द्वारा। इसका मतलब हमने जो संगत कोण में पढ़ा था उसकी जस्ट उल्टी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। संगत कोण में कंडीशन थी कि रेखाएं समांतर होती हैं तो कोण समान होते हैं, यहाँ हम उसका उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोण समान है और एफ की फिगर बन रही हो, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण बन रहे हों तो वो बराबर होते हैं, तो रेखाएं समांतर होंगी। एल समांतर होंगी एम के, ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर होगी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आंतरिक एकांतर कोण। तो इसके अंदर भी यही कंडीशन होनी ज़रूरी है कि आपको ये दिया होना बहुत ज़रूरी है कि रेखा एल और एम समांतर हो। ठीक है, समांतर होगी केवल तभी ये आंतरिक एकांतर का रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आपको दो समांतर रेखाएं गिवन होनी चाहिए और एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। तो यहाँ पर मैंने अलग 4 केस बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 सेम है, 2 सेम है। आपको इस तरीके से देखो, तिर्यक रेखा के अपोजिट तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, बनने वाले कोण हमेशा समान होते हैं। रेखाएं समांतर होंगी तो कोण समान होंगे। आपको याद कैसे रखना है कि z के नाम से, जब भी z बनेगा तो z के अंदर की तरफ बने कोण समान होते हैं। ठीक है, गिवन ये होगा
तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कोण समान होंगे। इसके अंदर देखो z ये वाला है, इसको मैंने सेपरेट करके आपको दिखाया, एंगल 3 बराबर 4 के होगा। इसके अंदर ये दो रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा हमारी, और इसमें देखो z ऐसा बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंगल 5 बराबर 6 के होगा, और इसके अंदर ये वाला L और M दोनों समांतर हैं और N तिर्यक रेखा है। तो देखो ये वाला z 8 बराबर 7 के होगा। मैं फिर कहूँगा आंतरिक एकांतर कोण तब लगेगा जब रेखाएं समांतर हों, समांतर नहीं है और आप z बैठाने लग गए तो गलत हो जाएगा। समांतर रेखाएं होना ज़रूरी है, तब आप इनके आगे लिखोगे कि ये आंतरिक एकांतर कोण है इसीलिए समान है, ठीक है। ये तो एक रूल हो गया। इसका विलोम भी होता, विलोम का मतलब इसका उल्टा, जैसे संगत कोण का उल्टा था ना, रेखाएं समांतर है तो एफ में बने कोण समान होंगे। उल्टा क्या था कि अगर एफ में बने कोण समान है तो रेखाएं समांतर होती हैं। सेम टू सेम इनके अंदर भी वैसे ही होगा। देखो मैंने यही लिखा है आंतरिक एकांतर कोण गुणधर्म का विलोम, यानी कि इसका उल्टा। जब भी आपको ऐसा मिले कि दो रेखाएं हो, तिर्यक रेखा काट रही हो, अगर कोण समान, ये आपको दिया होना ज़रूरी है कि एंगल 1 बराबर 2 के या फिर 3 बराबर 4 के, लेकिन z बने ध्यान रखें, या फिर एंगल 5 बराबर 6 के या एंगल 7 बराबर 8 के, इस तरीके से आपको कोण गिवन हो तो आप कह सकते हो कि वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और आपको रूल लिखना होगा आंतरिक एकांतर कोण गुणधर्म का विलोम, ठीक है। अगर आपकी रेखाएं समांतर हैं तो कोण समान होते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक एकांतर कोण। अगर उल्टा आ गया कि कोण समान है z के अंदर के तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो इस चीज़ को हमने उल्टा किया है, तो यहाँ पर उल्टे को कहते हैं हिंदी में विलोम, आंतरिक एकांतर कोण गुणधर्म का विलोम। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा दूसरा रूल होता है बाह्य एकांतर कोण। उसमें देखो अंदर की तरफ बने होते हैं, आंतरिक के अंदर अंदर बने होते हैं, और जबकि बाह्य के अंदर बाहर की तरफ के एंगल बने होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण। और ये भी केवल तभी लगेगा जब रेखाएं समांतर हो, ये आपको दिया होना ज़रूरी है। रेखाएं समांतर होंगी तभी ये रूल लगेगा, रेखाएं समांतर नहीं है तो रूल नहीं लगेगा। रूल क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर अगेन दोबारा से 4 केस लिए हैं। ये आपका z बन रहा है कुछ इस तरीके से, देखो रेड कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये आपका z है, तो z के ऊपर और z के नीचे, z के ऊपर z के नीचे दोनों कोण समान होंगे। कब, जब रेखाएं समांतर हों दोनों। इसके अंदर ये वाला z बन रहा है, तो z के ऊपर 3 और z के नीचे 4, 3 बराबर आपस में क्या होगा, 4 के होगा। इसके अंदर ये वाला z बन रहा है, हाँ ये वाला एंगल 5 और एंगल 6 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे जब रेखाएं समांतर हों। इसी तरीके से इसके अंदर भी ये वाला z 7 बराबर 8 के होगा। रेखाएं समांतर होंगी तो कोण समान होते हैं, इसे क्या कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण। लेकिन अगर उल्टा दे दिया जाए, क्या कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि कोण समान है, z के ऊपर और z के नीचे वाले कोण समान है, तो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। और इस रूल को हम क्या कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण गुणधर्म के विलोम द्वारा, ठीक है। दोबारा सुन लें मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये दिया जाता है रेखाएं समांतर हैं तो z के बाहर वाले कोण समान होंगे, इसे कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। लेकिन उल्टा दे दिया जाए, z के बाहर वाले कोण समान आपको इस तरीके से दे दिए जाए, तो आप ये कह सकते हो कि ये रेखाएं दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। और इस रूल को हम कहेंगे बाह्य एकांतर कोण गुणधर्म के विलोम द्वारा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा अगला रूल है आंतरिक कर्मागत कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को इंटीरियर एंगल। या तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले, या फिर आप ये भी कह सकते हो तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसकी फिगर को आप याद रखोगे, या तो आप इसको सी कह लो या फिर यू कह लो, एक ही बात है। लेकिन ये ध्यान रहे ये उल्टा सीधा कैसा भी हो सकता है, और ये भी केवल और केवल तब ही अप्लाई होगा जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। एल और एम ये आपको गिवन होना चाहिए कि ये समांतर हैं, ठीक है। ये रूल तभी अप्लाई होगा, एल और एम समांतर हैं,
एल जो एन रेखा है वो तिर्यक रेखा है, एल और एम समांतर है, एन तिर्यक रेखा है। तो इसके एक ही तरफ बने अंतःकोण यानी एंगल 1 और एक 2, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। एंगल 1 और 2 का जोड़ 180 होगा। इसमें एंगल 3 और 4, देखो इस तरीके से सी बन रहा है, 3 और 4 का जोड़ 180 होगा। इसमें 6 और 5 बन रहा है, इनका जोड़ 180 होगा। इसमें 7 और 8, आपको या तो सी देख लेना है या फिर यू, सी बोल लो चाहे यू बोलो एक ही बात है। वो इस तरीके से लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे दोनों तरीके, तीनों चारों तरीके से हो सकता है। मैं फिर कहूँगा आपको ये कंडीशन गिवन होनी चाहिए तभी ये रूल लगेगा। इसे कहते हैं आंतरिक क्रमागत कोण, इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल। क्या है इसका मतलब? दो रेखाएं समांतर हों, तिर्यक रेखा दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो एक ही तरफ बनने वाले कोण यानी कि जो सी बनाते हो तो सी के अंदर कोणों का योग 180 डिग्री के समान होता है। इसके आगे रीज़न आपको क्या लिख देना है? को इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक क्रमागत कोण, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में को इंटीरियर लिखेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर हमारा 22 हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा भी हम पढ़ते हैं। उल्टा क्या है? आंतरिक क्रमागत कोण के गुणधर्म का विलोम, जिसमें ये बताया जाता है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही तरफ बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यह इसका कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपको रेखाएं समांतर थी तो उनका योग 180 डिग्री हुआ, ये आपका रिजल्ट निकला। लेकिन उल्टे में क्या होगा? आपको ये दिया होगा कि दो रेखाओं के अंदर की तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको गिवन होगा। अगर आपको ये गिवन हो तो आप ये लिख सकते हो कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो इस रूल को हम क्या कहेंगे? आंतरिक क्रमागत कोणों के गुणधर्म का विलोम। ठीक, अगर आपको रेखाएं समांतर दे रखी हैं, कोणों का योग 180 डिग्री है तो कहेंगे आंतरिक क्रमागत कोण। लेकिन उल्टा दे दे, कोणों का योग 180 डिग्री दे दे आपको, तो आप कह सकते हो कि रेखाएं समांतर होंगी। इस रूल को हम कहेंगे आंतरिक क्रमागत कोणों के गुणधर्म का विलोम। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी, आप इसको आराम से पोज करके नोट कर लें। ठीक है, अगला रूल है हमारा, एक त्रिभुज के सभी कोणों का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज है एंगल 1 2 3, या फिर इस तरीके का त्रिभुज है एंगल 1 2 3, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसे कहते हैं कोण योग गुणधर्म से, इंग्लिश में कहते हैं इसको एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के समान होता है, जिसे कहते हैं कोण योग गुणधर्म से। अगला हमारा रूल है, त्रिभुज का बना बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल दोनों अंतः अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है विपरीत साइड में, कोणों यानी कि इंटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। इन शॉर्ट में जैसे मैंने एक फिगर बनाई है, ये जो बाहर वाला कोण है इसके साथ वाला एंगल नहीं होना चाहिए, इसके अपोजिट में दोनों एंगल होने चाहिए। इन दोनों कोणों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है, इसे कहते हैं बाह्य कोण सर्वसमीका, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे बाहर वाला एंगल है तो इसके साथ वाला एंगल नहीं होना चाहिए, इसके अपोजिट में दोनों एंगल, इनका जोड़ कितना होगा? बाहर वाले एंगल के बराबर। अंदर जो बाहर वाला ये है ना इस तरफ है तो इसको छोड़ देना है, इसके अपोजिट में दोनों एंगल होने चाहिए। बाहर अगर इधर आता है तो साथ वाला छोड़ देना है, इसके अपोजिट में दोनों एंगल। अगर बाहर एंगल इस तरफ आता है तो इसके साथ वाला यानी कि ये वाला जो एंगल है अंदर वाला, इसको छोड़ देना है, इसके अपोजिट में जो दोनों एंगल होंगे इन दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है, इसे कहते हैं बाह्य कोण सर्वसमीका। ठीक है, ये 6 तरीके हो सकता है, मैंने 6 के 6 तरीके आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रखे हैं। ध्यान रहे ये वाला एंगल नहीं लेना, इसके अपोजिट में जो दोनों एंगल हो उन दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है, इसे कहेंगे बाह्य कोण सर्वसमीका। फिर हमारा अगला रूल है, एक ही रेखा पर खींचे गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। जैसे मैंने एक रेखा बना दी यहाँ पे, रेखा एल, इसके ऊपर पहला लंब बनाया मैंने एम, एम परपेंडिकुलर ऑन एल, एम लंब बना हुआ एल पे, एन भी लंब बना हुआ है, पी भी लंब बना हुआ है। तीनों रेखाएं एक ही रेखा पे लंब बनाती है तो तीनों आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। एम समांतर होगी एन के, समांतर होगी पी के। समांतर क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, ऐसी दो रेखाएं जिनको कितना भी बढ़ा लिया जाए कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, जिनके बीच का अंतर हमेशा समान बना रहता है,
उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। तो 3 या 3 से ज़्यादा या 2 रेखाएं एक ही रेखा पे लंब बनाती हों, परपेंडिकुलर बनाती हों, तो तीनों या चारों या पांचों जितनी भी रेखाएं बनी होंगी जो लंब बनाती होंगी वो सारी समांतर होंगी। ठीक है। अगला रूल हमारा, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे मान लो रेखा L समांतर है M के, ये आपको दिया गया है, ये दिया गया है रेखा L समांतर है N के, ये भी दिया गया है। तो अगर एक रेखा के दूसरी रेखा समांतर है, ये इसके समांतर ये इसके समांतर है, तो तीनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये इस रूल का मतलब है। और आखिरी रूल हमारा इसका कि एक समबाहु त्रिभुज होता है, उसका प्रत्येक कोण, ये वाला जो कोण होता है, ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज आपको दिया जाएगा कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ए बी, बी सी और ए सी या सी ए तीनों समान हो, तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको मैंने जितने भी रूल लिखवाए हैं ये आपकी ज्योमेट्री वाले चैप्टर में सब में यूज़फुल है। आप चाहे चैप्टर नंबर 6 करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, ये रूल सभी चैप्टर में एप्लीकेबल होंगे। इसीलिए आपको 1 बाय 1 करके सारे रूल को अच्छे से लर्न कर लेना है। और ये रूल ये नहीं 9th क्लास में चलेंगे, ये आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 और 10 में भी काम आते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन्हें नोट कर लें।